संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि पॉलिटी पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं इसको। जैसे भाग 3 में हम लोग पढ़ें कि मौलिक अधिकार, उसी तरह भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 3 में भी अधिकारों की चर्चा है और भाग 4 में भी अधिकारों की चर्चा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि जन्म से व्यक्ति को प्राप्त होने वाले अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल बेसिक राइट, जिसे सरकार भी नहीं छीन सकती, संविधान खुद उसकी सुरक्षा करता है। लेकिन भाग 4 में जो अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये भारतीय नागरिकों को जन्म से प्राप्त नहीं है। ये अधिकार सिर्फ एक निर्देश है जो कि सरकारों को निर्देशित करते हैं कि जब वे इस काबिल हो जाएं, जब उनके पास इतना रिसोर्स हो जाए कि वो ये अधिकार जनता तक उपलब्ध करा सकते हैं, तब इन अधिकारों को कानून के माध्यम से लागू करके जनता तक पहुंचाया जाए। यानी कि भाग 4 में जो अधिकारों का वर्णन किया गया है वो सरकारों को सिर्फ एक निर्देश देता है कि अगर आपके पास उतना संसाधन, उतना पैसा, उतना पावर आपके पास हो जाए कि आप जनता को वो अधिकार दे सके, तो आप जनता तक उपलब्ध कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भारत देश अपना आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत के पास खाना खाने के लिए तक का पैसा नहीं था। तो अगर भारत उस समय ये सोच लेता कि नहीं, हम सब जितने भी भारत में नागरिक है, सिटीजन है, सबको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, सबको रोज़गार देंगे, जितना भारत में नागरिक है सबको हम लोग खाना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था उस समय, क्योंकि भारत सरकार के पास उतना संसाधन, उतना पैसा, उतना रिसोर्स नहीं था कि भारत सरकार उस समय अपने सभी नागरिकों को रोज़गार उपलब्ध करा दे, खाना उपलब्ध करा दे, एजुकेशन उपलब्ध करा दे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भारत के नागरिकों को कभी खाना, रोज़गार, सारे रिसोर्सेज भारत में सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं होंगे। एक ना एक तो भारत उतना लायक हो जाएगा, उतना सक्षम, उतना कैपेबल हो जाएगा कि अपने सभी नागरिकों को, अपने सभी सिटीजन को सारा कुछ उपलब्ध करा सके, सारा सुविधा। तो उस समय संविधान जो बना रहे थे भीमराव अंबेडकर ने, इसी उद्देश्य को, यही सब दूरदर्शिता के हिसाब से ऐसा ही सोचकर संविधान में भाग 4 को डाला। और इसमें निर्देश में यही सब लिखा गया है कि जिस समय भारत सरकार इतने योग्य हो जाए, सरकार के पास इतना पैसा आ जाए कि सभी अपने नागरिकों को रोज़गार उपलब्ध करा सकते हो, तो उस समय सरकार रोज़गार उपलब्ध कराएगी। अगर सरकार के पास इतना पैसा हो गया कि अपने सभी नागरिकों को फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराएगी, तो सरकार उस समय फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराएगी। तो ये सरकार को ऑर्डर देते हैं। भाग 4 में जो अधिकार है, ये सरकार के लिए ऑर्डर नहीं देते, मतलब एक सरकार के लिए भी एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद की चर्चा है। इसमें 36 से 51 तक आर्टिकल है। और ये जो डीपीएसपी है, भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। किस देश के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड एक देश है यूनाइटेड किंगडम के बगल में, उस देश के संविधान से इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है। अब ये जो डीपीएसपी है, भाग 4 है, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसको डिफ़ाइन किया है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे पहला, नवीन विशेषताएं या भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के साधन से मिलती जुलती, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है? 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता था, उसमें कुछ कानूनों की चर्चा है। तो बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं ये उससे मिलता जुलता है। उसी तरह से अलग अलग बात कहा गया है, जिसमें से ये लास्ट नंबर देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है चेक का भुगतान बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किया जाता है। केटी, ये जितने भी नाम हैं, ये उस समय संविधान जब बन रहा था उस समय के ये महत्वपूर्ण नाम है।
इसलिए ये सारा आप याद कर लीजिए कि किन्होंने क्या कहा है। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, चेक समझते हैं, बैंक से रिलेटेड शब्द है, तो डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी मर्जी से देता है। वही बात हुआ, जैसे चेक क्या है, एक कोई ऐसा चेक होता है जिसको बैंक अपनी मर्जी से देता है, उसी तरह से ये भी जो भाग 4 डीपीएसपी में जितने भी अधिकार वर्णित है सरकार अपनी मर्जी से देगी जब सरकार के पास पैसा हो जाएगा। तो आप ये याद करिए जितना भी है, 36 से 51 तक है। 36 में कुछ याद नहीं करना है। राज्य की परिभाषा, राज्य में कितने आते हैं, ये राज्य में सब आते हैं, हर कोई जो भी भारत में अधिकारी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, सब राज्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सबका काम है देश को आगे बढ़ाना, देश का काम करना। नेक्स्ट अनुच्छेद 37, यह अप्रवर्तनीय है, नॉट जस्टिसिएबल है। ये महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर भाग 4 का अनुच्छेद का बात करें, मौलिक अधिकार अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी में लिखा गया है कि सरकार सबको रोजगार देगी और आपके पास रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार है, आप अनएम्प्लॉयड है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि भाग 4 में तो लिखा है कि मुझे सरकार रोजगार देगी, तो आप इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चाहे कोर्ट केस नहीं कर सकते कि सरकार तो मेरे को रोजगार ही नहीं दे रही है। मौलिक अधिकार में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप कोई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ अनुच्छेद 37 में लिखा है यह अप्रवर्तनीय, नॉट जस्टिसिएबल है, यानी कि भाग 4 में जो अधिकार वर्णित है वो सिर्फ सरकार को निर्देश देते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। जब सरकार के पास पैसा होगा तो सरकार ऑटोमेटिक उसको लागू करेगी, इसीलिए आप इसके लिए कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, भाग 3 में आप केस कर सकते हैं, भाग 4 के लिए आप केस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 38 में कहा गया है यह राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगी और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए काम करेगी। यानी कि वही चीज़ है जो भी समझा रहे हैं, यह समाज के कल्याण को बढ़ावा देगी। अनुच्छेद 38 सिंपल इतना याद रखना है। अनुच्छेद 37 हम कोर्ट केस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 38 में कहा गया है यह सरकार जनता के कल्याण को बढ़ावा देगी, सिंपल। अनुच्छेद 39 इसमें क्या कहा गया है, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि अगर सेम लेबर वर्क कर रहा है मेल और फीमेल, तो उसके लिए उसको सेम वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक मेल अगर लेबर का काम कर रहा है, मान लीजिए कहीं घर बन रहा है और एक आदमी है जो ईंट को जो घर बनाने में ईंट का इस्तेमाल होता है उसको ढो रहा है, पहुंचा रहा है इधर से उधर, और एक फीमेल भी वही काम कर रही है, तो उनको समान वेतन दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन हर जगह में। तो ये क्या है, ये निर्देश है, जब सरकार के पास पैसा होगा तो देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। इसके लिए आप कोर्ट केस नहीं कर सकते। बस इतना याद रखना, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल कार्य के लिए इक्वल पेमेंट, इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट। अनुच्छेद 39 का ए, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों का अन्याय का शिकार ना होना पड़े। अनुच्छेद 39 में सिंपल इतना बात लिखा है, मेन इसका जो फीचर है, मेन लाइन है ये है, निःशुल्क कानूनी सहायता। ये बात यानी कि गरीबों को, जैसे भारत में अनएजुकेटेड लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनको कानून का उतना नॉलेज नहीं है, कानून का उतना समझ नहीं है, तो उनके साथ अन्याय ना हो इसलिए सरकार उन्हें फ्री कानूनी सहायता यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है बेचारा, उसका वकील करने का पैसा नहीं है, लेकिन अगर उसका मामला कोर्ट में चल गया तो वो क्या करेगा, महंगा वकील तो कर नहीं सकता, तो सरकार अपना तरफ से उसको वकील देगी, जिसको सरकारी वकील बोलते हैं, है ना, गवर्नमेंट लॉयर। तो सरकार अपना तरफ से वकील देती है गरीब लोग को, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से पैसा इतना महंगा खर्चा करके अपना वकील लेके आएगा। तो बस वही चीज़ है। अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि भारत सरकार जिस समय केपेबल हो जाएगी, ग्राम पंचायत जो कि सबसे छोटे लेवल पर होती है, सरकार का बात करें, सबसे पहले क्या होता है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, उसके नीचे आती है ग्राम पंचायत, यानी कि छोटे छोटे इलाकों में मुखिया, सरपंच ये सब होते हैं जो कि अपने एरिया का डेवलपमेंट का काम करते हैं।
तो सोचिए ये अनुच्छेद 40 में लिखा गया है, सरकार जब केपेबल हो जाएगी, सरकार इस लायक हो जाएगी तो ग्राम पंचायत का गठन करेगी। यानी कि उस समय इसे लिख दिया गया है। सोचिए कितना समझदार है हमारे संविधान बनाने वाले, जिन्हें ये पता है कि इस ग्राम पंचायत बनाना कितना ज़रूरी है भारत के संपूर्ण विकास के लिए। उस समय ये बात को लिख दिया गया। और आज देखिए, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ग्राम पंचायत का, उस समय सही से तो राज्य ही नहीं था अपने पास। 14 राज्य थे, वो भी 1956 में बने फजल अली आयोग कमेटी के बाद। तो जब भारत में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ? काफ़ी कम से कम आज़ादी के 50 साल बाद ग्राम पंचायत बना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 41, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, यानी कि कुछ स्थिति ऐसा हो जाता है, कुछ कई गरीब, मतलब कि देश में इतने गरीब लोग हैं कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, तो सरकार एटलीस्ट उन्हें कुछ स्थिति में, जब उनकी स्थिति सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उस समय गवर्नमेंट उनको कुछ मामलों में काम दे, कुछ शिक्षा उपलब्ध कराएं। कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि जिन्हें उस एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एजुकेशन की ज़रूरत तो सबको है, बट कुछ यहाँ स्पेसिफिक रीज़न को डिफ़ाइन नहीं किया गया कि वो क्या मामले हैं। बट यहाँ सिंपल इतना लिखा है कि कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं जहाँ लोगों को काम और एजुकेशन देना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, जस्ट एक निर्देश है। अनुच्छेद 42, काम और मातृत्व, मैटरनिटी लीव और न्याय संगत। अनुच्छेद 42 में सिंपल इतना कहा गया है कि मातृत्व लीव, मैटरनिटी लीव, यानी कि फ़ीमेल अगर कहीं काम कर रही है तो फीमेल के साथ न्याय किया जाए। यानी कि अगर मेल और फीमेल एक साथ काम कर रहे हैं, मेल अगर 100 किलो वज़न उठा के इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल को भी 100 किलो उठवाना पड़ेगा। फीमेल जितना कैपेसिटी उतना उठाएगी। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस समय उसको मैटरनिटी लीव देना ज़रूरी है उसके बच्चों की देखभाल के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेल और फीमेल को सबको एक साथ ट्रीट किया जाएगा, नहीं। अनुच्छेद 43 में कहा गया मजदूरों, श्रमिकों की निर्वाह योग्य मजदूरी। यानी कि अगर किसी श्रमिक से हम कोई काम कराते हैं, कोई लेबर से काम कराते हैं, तो एटलीस्ट उसको इतना तो पैसा देना चाहिए कि वो अपना जीवन काट सके। इतना भी कम नहीं देना चाहिए कि उसका जीवन चलाना मुश्किल हो जाए उसके लिए। अनुच्छेद 43 का ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 43 का ए, यानी कि अगर किसी इंडस्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के जो उसके जो मालिक है, यानी कि जो भी उनके ऊपर सुपरवाइज़र है, उनका हेड है, अपने श्रमिकों से उन्हें सलाह लेनी चाहिए किसी भी फैसले को लागू करने से। क्योंकि श्रमिक बेस लेवल पे तो श्रमिक ही जान रहे हैं, बेस लेवल पे श्रमिक ही काम कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह की समस्या आती है, किस तरह की समस्या नहीं आती है। तो अधिकारी जब फैसला लेंगे किसी भी चीज़ के बारे में तो श्रमिकों से राय लेके ही करेंगे, क्योंकि अधिकारी को नहीं पता कि समस्या किस तरह की है, जो कि मजदूरों को पता होती है कि उनके साथ क्या समस्या है। सहकारी समिति को बढ़ावा देना। 43 का भी, सहकारी समिति का मतलब होता है कि जब कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ बढ़िया काम करते हैं तो सरकार उसको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, यानी कि एक समान कानून, हर धर्म के लिए, हर तबके के लोगों के लिए एक समान कानून। यानी कि जैसे हिंदू के लिए अलग कानून होता है शादी ब्याह के लिए, मुस्लिम के लिए अलग होता है, तो हर धर्म के में कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून है जो कि सबसे अलग अलग होते हैं। तो सरकार एक ऐसा नियम बनाएगी जो सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। अनुच्छेद 44 में कहा गया है, यानी कि जिस समय भारत सरकार इतना कैपेबल हो जाएगी कि पूरे भारत में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए एक नियम, एक कानून, तो उस समय जब सरकार कैपेबल हो जाएगी तो लागू कर देगी। आज का डेट में तो ये इम्पॉसिबल है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकार शिक्षा और देखभाल उपलब्ध करवाएगी, जिसके तहत बहुत कुछ
उपलब्धि कराया जाता है। राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष के अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी कि इसमें लिखा, जब संविधान बना 1947 से 1950 के दौरान जब संविधान बन रहा था, तो उस समय क्या कहा गया कि सरकार संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर ही सभी बच्चों और 14 वर्ष के सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु पूरा करने तक फ्री एजुकेशन देगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल हुआ? नहीं हो पाया। उसके भले लिख दिए कि 10 वर्ष के अंदर ऐसा करना है, तो ये कोई ऑर्डर नहीं है कि करना ही पड़ेगा। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार नहीं कर पाई। कब हुआ? ये 2002 में हुआ। संविधान लागू 1950 में, और 86वां बार संविधान संशोधन करके ये जो अनुच्छेद 45 है इसको लागू किया गया। और कहाँ डाला गया? अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार। याद करिए, जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे तो उसमें अनुच्छेद 21 का आया था, जिसमें 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा उपलब्ध कराना एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित हुआ। तो अनुच्छेद 46 इसमें लिखा गया है SC ST OBC के हितों की रक्षा। यानी सरकार SC ST OBC के लिए काम करेगी, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए। अनुच्छेद 47 में कहा गया है सरकार पोषण का स्तर को उच्च करेगी और दारू वारू को प्रतिबंध लगाएगी। यानी कि जब भी सरकार के पास इतना पैसा हो जाएगा, सभी लोगों को अच्छा खाना उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। 48 का में कहा गया है, 48 का काम है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना और जंगलों को विस्तार करना, ये भी सरकार का कर्तव्य रहेगा, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 शुरू से ही संविधान में, जब संविधान लागू हुआ, लेकिन 48 का ये बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्र महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। राष्ट्र महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण, इसमें क्या आता है? कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग काम करेगी। न्याय करने के लिए जज है और कानून बनाने के लिए भारत सरकार है, तो दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगी। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल रिलेशन। यानी भारत का यह कर्तव्य होगा, भारत का यानी भारत सरकार इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा करके रखेगी। ऐसा नहीं है कि हर देश से दुश्मनी मोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सबके साथ पीस बना के रखना, शांति। DPSP जो नीति निर्देशक तत्व है, इनका वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है: सामाजिक, गांधीवादी, उदारवादी। यानी समाज के लिए जो अनुच्छेद है, समाज का कल्याण के लिए, और गांधी जी का सोच का हिसाब से जो अनुच्छेद है, और उदारवादी यानी सबका कल्याण हो, तो उसके हिसाब से इनको वर्गीकरण किया। ये आपको याद नहीं करना है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि DPSP को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में: सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी। अंतर क्या है मौलिक अधिकार DPSP में? आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। अंतर ये है कि ये बचपन से प्राप्त है, जन्म से ही प्राप्त है, और ये सरकार अपनी मर्जी से देगी। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए आप कोर्ट केस कर सकते हैं, इसके लिए आप नहीं कर सकते। बाकी अपने से पढ़ लेंगे, कोई डाउट होगा तो बाद में आप पूछ सकते हैं। अब आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होता है? देखिए, मौलिक अधिकार जो आपको मिले हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होता है? मौलिक कर्तव्य यानी इसको बोलते हैं ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटी। एक होता है फंडामेंटल राइट, जिसके जो हम लोग भाग 3 में पढ़े। ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। ये भाग 4 का काम है। भाग 3 में पढ़े फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 DPSP, और भाग 4 का यानी पार्ट 4A, इसमें हम लोग पढ़े मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़।